हेलो दोस्तों, एक बार फिर से भूगोल कक्षा की इस क्रमबद्ध श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर से एक बात कहूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपको कंटेंट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ हो सके तो अपने मित्र और सगे संबंधियों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो कल हमने कहाँ तक बात कर ली थी? हमने बात कर ली थी कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, और इसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न था कि भूगोल क्या है, और इसी के साथ क्रमबद्ध रूप में भूगोल के 3 आयाम होते हैं। ठीक है, जो उसे वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं। अब वो 3 आयाम कौन कौन से हो गए? एक तो भूगोल क्या का अध्ययन करता है, दूसरा भूगोल किसका अध्ययन करता है, कहाँ का अध्ययन करता है, और तीसरा भूगोल किसका अध्ययन करता है, क्यों का। प्रथम 2 शब्द जो मैंने बोले, क्या और कहाँ, क्या और कहाँ, ये इसकी एक परंपरागत विशेषता थी। लेकिन जब भूगोल को हम प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में शामिल करते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में शामिल होने के लिए एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि उसे वैज्ञानिक मानदंडों पर खरे उतरना होता है। वो वैज्ञानिक मानदंड पर खरे कब उतरते हैं? जब हमें किसका जवाब मिलता है, क्यों का। मतलब कोई घटना घट रही है और वो कहाँ घट रही है, ये तो ठीक है। केवल इन 2 प्रश्नों का जवाब मिलने से हमें किसी तथ्य की वैज्ञानिकता मालूम नहीं होती है। हमें किसी तथ्य की वैज्ञानिकता कब पता चलती है? जब हमें उसका कारण पता चलता है। कारण मतलब क्यों। मतलब ये है कि जैसे कि कोई भूकंप आया, तो क्या आया? भूकंप आया। तो कहाँ आया? कि भाई उस जगह पर आया। जैसे कि भूकंप हम कहते हैं कि वहाँ पर आया था प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में भूकंप आया। अब वैज्ञानिकता कब प्रमाणित होगी इसकी? जब हम इस चीज़ को ज्ञात कर पाएंगे कि भूकंप क्यों आया। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसी के साथ साथ हम अगला चरणबद्ध टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल का शब्द का अर्थ क्या है, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, भूगोल किन किन 2 घटकों के या अनेक घटकों के मध्य अध्ययन करता है। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने हेडिंग यहाँ पर क्या लिखी है? भूगोल एक समाकलनात्मक या इंटीग्रेटेड या एकीकृत या समन्वित विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि भूगोल एक कैसी विषय है? संश्लेषित विषय है। अब संश्लेषित का अर्थ क्या होता है? देखिए,
भूगोल एक ऐसी विषय है, संश्लेषित विषय है। संश्लेषित का मतलब क्या होता है, मतलब किन्हीं फैले हुए या बिखरे हुए घटकों को या तथ्यों को या आयामों को हम अलग अलग तथ्यों से ग्रहण कर कर जब एक जगह पर या एक स्थान पर संग्रहित करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, संश्लेषित करना या संश्लेषण। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमें पढ़ना है, मान लो ठीक है, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, महासागरीय भूगोल। ठीक है। अब महासागरीय भूगोल के अंतर्गत हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जैसे कि मान लीजिए ज्वार भाटा, ठीक है, लवणता, ठीक है, धाराएं इत्यादि। यदि हमें महासागरीय भूगोल के अंतर्गत इन घटकों को पढ़ना है तो हमें इन घटकों के लिए जानकारी या मैटर हमें कहाँ से मिलेगा, महासागरों से। ठीक है। अब इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें जो जो कारक ज्वार भाटा, लवणता या धाराएं इनकी उत्पत्ति हो रही है वो कारक केवल महासागरीय भूगोल से ही मिलेंगे या फिर महासागरों से ही मिलेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि ज्वार भाटा है, ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, एक तो होता है सूर्य एवं चंद्रमा का सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। एक होता है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। एक होता है चंद्रमा का परिक्रमण। ठीक है ना। ऐसे ही कई कारक होते हैं जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का घूर्णन है, चंद्रमा का परिक्रमण है, इनका संबंध महासागर से तो नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति में योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब महासागरीय भूगोल है, ठीक है, इसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे, एक प्राकृतिक विज्ञान होती है जिसका नाम होता है ओशियनोलॉजी। ठीक है। इसको कहते हैं हमें महासागरीय विज्ञान। ठीक है दोस्तों। ओशिनोलॉजी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ओशिनोलॉजी कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महासागरीय विज्ञान। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महासागरीय भूगोल, इसका अध्ययन करने के लिए हमें तथ्य सूचनाएं कहाँ से मिलते हैं, महासागरीय विज्ञान से। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि जितने भी हमें खनिजों के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड है, और सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है ना, और दबाव है, तापक्रम है, ये सभी घटनाएं एक साइंस का विषय हैं। ठीक है। हमें महासागरीय भूगोल में इन सब तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, और जब इन सब तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है तो हमें ये कंटेंट कहाँ से मिलता है, महासागरीय विज्ञान से। ठीक है दोस्तों। अब महासागरीय विज्ञान से कंटेंट कहाँ लिया हमने, महासागरीय भूगोल में। अब महासागरीय भूगोल में भी हम अलग अलग घटनाओं को पढ़ते हैं, जैसे कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, लवणता मतलब उच्च लवणता,
निम्न लवणता, ठीक है। और धाराएं होती हैं महासागरीय धाराएं, आपको आगे टॉपिक में इसी भूगोल के मूल सिद्धांत इसी बुक में है, आगे आपको बता दिया जाएगा विस्तृत रूप से, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था संश्लेषण का अर्थ, ठीक है। तो संश्लेषण का अर्थ क्या होगा कि हमें इन तथ्यों का अध्ययन करने के लिए हमें कंटेंट कहाँ से लिया, ओशिनोग्राफी से। अब ओशिनोग्राफी का अध्ययन करने के लिए हमने कंटेंट कहाँ से लिया, ओशिनोलॉजी से। मतलब सभी सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इसी का अर्थ क्या होता है, संश्लेषण। बोलो समझ में आ गया? चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, संश्लेषण का अर्थ होता है कि कोई विषय अपने आप में अलग तो होती है, ठीक है, उसका अध्ययन क्षेत्र भी अलग होता है, ठीक है, उसकी विषय वस्तु भी अलग होती है, लेकिन उसके जो अध्ययन सामग्री होती है, ठीक है ना, उसका संबंध कहीं ना कहीं अन्य प्राकृतिक विज्ञानों या सामाजिक विज्ञानों से भी होता है। अब ये विज्ञान दो तरह के बताए मैंने आपको, एक तो सामाजिक विज्ञान और एक कौन से विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सोशल साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज। अब मैं इनको आपको पहली कक्षा में बता चुका हूँ कि नेचुरल साइंस क्या होती है और सोशल साइंस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो संश्लेषण का अर्थ ये हो गया कि हमें कोई भी एक तथ्य या घटना को हम पढ़ रहे हैं या उसको हम जान रहे हैं, तो उसको प्रभावित कहीं ना कहीं अन्य घटनाएं या अन्य विषय वस्तु भी कर रही हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या यही है, आप यही समझ लो कि एक तथ्य को दूसरा तथ्य प्रभावित करता है और दूसरे तथ्य को तीसरा तथ्य प्रभावित करता है, और इसी के साथ साथ पहले तथ्य को तीसरा तथ्य भी प्रभावित करता है। तो मतलब सभी तथ्य आपस में कोरिलेटेड होते हैं। इसी का अर्थ क्या हो गया, संश्लेषण, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बताया था प्रारंभ में कि भूगोल एक संश्लेषित विषय है, ठीक है दोस्तों। अब संश्लेषण के साथ साथ हम आगे बढ़ूं तो भूगोल को हम किस क्रम में पढ़ते हैं, क्षेत्रीय संदर्भ में, ठीक है। भूगोल एक क्षेत्रीय संश्लेषण का अध्ययन है, और इसी के क्रम में मैं अगर तुलनात्मक रूप में बताऊं तो इतिहास किसका संश्लेषण अध्ययन है, इतिहास किसका है, कालिक अनुक्रम का, ठीक है। देखिए, भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण, इतिहास ठीक है। अब हमने ये दो टर्म लिखी, भूगोल एक क्षेत्रीय संश्लेषण का विषय है और इतिहास एक कालिक संश्लेषण का विषय है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण का विषय, इसका अर्थ हो गया कि भूगोल में किसी भी स्थानिक संदर्भ में कोई भी घटना घटित हो रही है या परिघटना घटित हो रही है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने ग्लोब बना दिया, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये भूमध्य रेखीय एरिया है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, बोलूँ तो कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा पर जो भी जलवायवीय या भौगोलिक या तापक्रम संबंधी, वायुदाब संबंधी जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन क्षेत्रीय संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही कर्क रेखा जो काल्पनिक रेखा मानी जाती है और भूमध्य रेखा भी काल्पनिक रेखा मानी जाती है,
तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानी जाती है, यहाँ पर भी मैंने सेम बता रहा हूँ कि जलवायवीय, भौगोलिक, तापक्रम संबंधी, वायुदाब संबंधी, ठीक है, और मौसम संबंधी जो भी दशाएं हैं उनका अध्ययन भी क्षेत्रीय संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँगा कि क्षेत्रीय संदर्भ का मतलब हो गया कि ये कर्क रेखा यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में अब मैं कहूँगा कि भाई कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, तो मैं कहूँगा कि कर्क रेखा से ऊपर जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कर्क रेखा से नीचे जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। अब कर्क रेखा भारत के मध्य से बीचों बीच से गुजरी मानी जाती है, तो आधे भारत में तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई और आधे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु तो नीचे और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु ऊपर। अब इसे हम क्षेत्रीय संदर्भ में पढ़ते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो क्षेत्रीय संदर्भ का मतलब ये हो गया, मतलब कोई भी भौगोलिक घटना घट रही है उसको हम स्थान विशेष के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी घटना मान लो कि फलानी चीज़ कहाँ हुई, तो वहाँ हुई, तो इसमें स्थान का नाम आएगा, कहाँ हुई, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए ब्राज़ील में हुई, मान लीजिए इंडिया में हुई, मान लीजिए फ्रांस में हुई, फ्रांस में भी मान लीजिए पेरिस में हुई, ठीक है। तो ऐसे भूगोल किसका अध्ययन है, क्षेत्रीय संश्लेषण का। अब बात करते हैं इतिहास की। अब मैंने यहाँ इतिहास सब्जेक्ट इसलिए लिया है ताकि आपको तुलनात्मक रूप से दोनों विषयों का संश्लेषण समझा सकूं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में अलग नहीं है, ठीक है, हालांकि अध्ययन उसका स्वतंत्र रूप में किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण रूप से अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरी सब्जेक्ट से अपना कंटेंट लेती है, उससे जुड़ी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि भूगोल में जितने भी घटित होते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो सब या तो इतिहास को प्रभावित करती हैं या इतिहास में जो भी घटना हुई है वो भूगोल को प्रभावित करती हैं। अब देखिए कैसे। अब इतिहास का अध्ययन कालिक संश्लेषण का विषय है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे आपके वायुमंडल में जलवायु भी बदल रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आपने अगर पुरानी मूवीज वगैरह देखी हों आइस एज वगैरह की, तो उसमें हमको दिखाया जाता है कि पूरे सारे महाद्वीपों पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है, ठीक है, बर्फ। और उसके बाद पृथ्वी के अंदर आंतरिक भूचल हलचल होती है, हलचल से फिर वो महाद्वीप एक दूसरे महाद्वीपों को तोड़ते हुए आपस में दूर दूर बढ़ते हैं, उनके बीच में गहरी खाइयों का निर्माण होता है। उसके बाद वो महाद्वीप जो है बर्फ़ के रूप में थे वो धीरे धीरे पिघलते हैं, जिससे उन खाइयों में पानी भर जाता है। जब उन खाइयों में पानी भर जाता है तो वो महासागर का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे करके महाद्वीप और महासागर निर्माण हुआ, ठीक है। और आपने पुरानी डायनासोर वगैरह की मूवी भी देखी होंगी, बहुत मज़ा आता है, उनका देखा करो, ठीक है। तो उनमें भी बताया गया है कि पुराने टाइम में जुरासिक काल में, ठीक है, उस टाइम को क्या कहते हैं जब डायनासोर थे, जुरासिक काल, ठीक है। तो उस टाइम पर कितने बड़े बड़े जानवर थे, लेकिन वर्तमान में सब नष्ट हो गया। अपने राजस्थान में भी डायनासोर के काल के, जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के कौन से ज़िले में, जैसलमेर में। अब ज़िलों से ध्यान आया कि वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान में पहले जो 33 ज़िले थे उनकी संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, उनकी संख्या कर दी है 50। अब बात है कि अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, थोड़ा मैं सब्जेक्ट से हट के आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भूगोल का विषय है, ठीक है। ऐसी करंट की चीज़ों से आपको अपडेट रहना चाहिए। पहले थे कितने ज़िले, 33, ठीक है ना, और वर्तमान में कितने ज़िले घोषित किए नए, 19। अब ये कितने होते हैं, ये तो होते हैं 52। अब आप कहेंगे कि सर हमको तो टोटली पता चला है कि 50 नए ज़िले बने हैं, मतलब नए ज़िलों को मिलाकर टोटल ज़िले 50 हुए।
अब यहाँ 19 को 33 पुराने ज़िलों में जोड़ते हैं तो 52 निकल कर आता है। तो ये कैसे, तो इसका मैं बताता हूँ। शायद बहुत से छात्रों को, दोस्तों को पता भी होगा कि कैसे है। मतलब जो 19 जो नए ज़िले बनाए हैं उनमें 2 ज़िले हैं, एक तो है जयपुर, ठीक है, और एक है जोधपुर, ठीक है। तो इन दोनों ज़िलों को कितने भागों में तोड़ दिया गया है, 2-2 भागों में, ठीक है दोस्तों। अब जयपुर को भी 2 भागों में तोड़ दिया, जोधपुर को भी 2 भागों में तोड़ दिया, तो ये कितने हो गए, 4, ठीक है। अब जो पुराने 33 ज़िले थे उनमें भी तो ये 2 ज़िले शामिल थे, जयपुर और जोधपुर, ठीक है ना दोस्तों। तो हम 52 में से इन पुराने जो 2 ज़िले थे उनको काट देंगे, -2 कितना आएगा, 50। तो ठीक है। अब आपके दिमाग में जो डाउट था कि सर 19 नए ज़िले बनने के बाद ये 52 हो रहे थे, ये 50, हमने तो 50 पढ़े हैं, ऐसे कैसे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50 ज़िले कैसे हैं, ठीक है। और शायद आपको एक और जानकारी कि 3 संभाग और नए घोषित कर दिए हैं। ऑलरेडी पहले 7 संभाग थे, 3 नए संभाग और बना दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थोड़ी आपकी राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित थोड़ी सी, करंट से संबंधित थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। ऐसे करंट वगैरह आप समय समय पर देख लिया करो, पढ़ते रहा करो। अखबार पढ़ने की रुचि अगर तुम अभी से अपने अंदर पैदा कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। मैं खुद पहले अखबार नहीं पढ़ता था, तो मुझे पता है इसके कितने नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें राजनीति के बारे में पता होता है, जो भी ज्योग्राफिकल जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में पता रहता है, ठीक है ना। तो हम कहाँ थे कि इतिहास किसका है, कालिक संश्लेषण का विषय है। अब कैसे, मैं आपको बता रहा था कि जितने मतलब समय जैसे हमारा गुजर रहा है, ठीक है, कालिक संदर्भ में आप देखेंगे, मैंने आपको जुरासिक काल का उदाहरण दिया, डायनासोर वगैरह का वर्तमान में कुछ नहीं है, पहले उनका बहुत बहुत ज़्यादा अस्तित्व था, बहुत बड़े एरिया को वो कवर करते थे। मैंने आपको आइस एज का उदाहरण दिया, पहले महाद्वीपों पर बर्फ ही बर्फ थी, फिर कैसे वो अलग अलग हुए, टूटे, तो ठीक है। तो उनके पीछे कहीं ना कहीं किसका प्रभाव है, किसका योगदान है, जलवायु का, भौगोलिक घटनाओं का, ठीक है, तापमान का, वनस्पति का। तो ये सब, इनमें जो भी परिवर्तन आया, ठीक है, ये सब परिवर्तन किसके संदर्भ में आया, समय या काल के संदर्भ में, ठीक है। मतलब जितनी भी भौगोलिक घटनाएं अब तक हुई हैं उनमें काल का अनुसार या समयानुसार परिवर्तन होता रहा है, और उनमें प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक घटना का, जलवायु हुई, वर्षा हुई, तापमान हुआ आपके, और मौसम हुआ, ठीक है, उन सब का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो हमने इतिहास में भौगोलिक घटनाओं का योगदान देखा। अब भौगोलिक घटनाएं किसका विषय है, भूगोल का, ठीक है। तो भूगोल कैसे इतिहास को प्रभावित करता है आपने देखा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास, ठीक है। अब इतिहास में आप पढ़ते हैं जैसे कि प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यता पढ़ते हैं। अब प्राचीन सभ्यता में आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी, ठीक है, चीन की सभ्यता पढ़ी होगी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि ये सारी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थीं ये कहाँ पाई गई, ठीक है। तो ये सारी प्राचीन सभ्यताएं कहाँ पाई गई थीं, ये पाई गई थीं किसी ना किसी नदियों के किनारे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वांगो नदी के किनारे पाई गई थी, ये पाई गई थी आपके
सतलज और ब्यास और जो सिंधु नदी है उनके किनारे पाई गई थी। इसका आधा एरिया पाकिस्तान में है, आधा भारत में है। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये दजला फरात नदियों के किनारे पाई गई थी। तो प्रत्येक सभ्यता की स्थापना में कहीं ना कहीं किसी भौगोलिक कारक का योगदान रहा है। अब वो भौगोलिक कारक जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं, जलवायु, क्योंकि किसी नदी के किनारे, अब वर्तमान में भी लगा लो, नदी के किनारे मान लो कोई नहर जा रही है, ठीक है, नहर जा रही है, उस नहर के किनारे किनारे आपने देखा होगा कि हरियाली हरियाली होती है। बहुत सारे ऐसे फलदार वृक्ष भी वहाँ पर पनप जाते हैं या पैदा हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, जो एक खुले मैदान में भी नहीं हो पाते। ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसे मीठे जल का स्रोत मिलता रहता है। ठीक है। और जब नहर के किनारे जब मीठे जल का स्रोत रहता है, हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ की जलवायु भी सम रहती है, जलवायु। ठीक है। और दूसरा मैं कह दूँ आपसे, जल की उपलब्धता, ठीक है। प्राचीन काल में सभ्यताएं जो स्थापित हुई थीं या सभ्यताएं जो भी बनी, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण कारक था जल की उपलब्धता। ठीक है। क्योंकि मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है ना। तो रोटी और कपड़ा, रोटी का इंतज़ाम तो वो, क्योंकि उस टाइम पे अनाज के जो मिले हैं वो अवशेष मिले हैं हालांकि, लेकिन इस प्रकार उतना विकास नहीं था जितना अब है। ठीक है ना। मतलब यह है कि आज के टाइम में जितने बड़े बड़े व्यापारिक अन्न उत्पादक जो क्षेत्र हैं, ठीक है, गहन जीवन निर्वाह कृषि होती है, व्यापारिक जीवन निर्वाह कृषि होती है। ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, क्योंकि पहले तकनीकी का विकास नहीं था। ठीक है। तो जल की उपलब्धता के कारण और खाद्यान्न की पूर्ति के कारण जितनी भी सभ्यताएं हैं वो जहाँ कहीं भी जल था उसके किनारे विकसित हुई। तो ठीक है, ये तो प्राचीन सभ्यताएं आपने देख ली। और एक युद्ध, ठीक है, जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो हिटलर ने किए हों, चाहे वो मान लीजिए किसी अरब आक्रमणकारियों ने किए हों, चाहे किसी भी तुर्कों ने किए हों, ठीक है, ये सारे युद्ध किसके लिए किए जाते थे, साम्राज्य विस्तार। किसके लिए किए जाते थे ये सारे युद्ध, साम्राज्य विस्तार के लिए। अब साम्राज्य विस्तार किया जाता था, मतलब जैसे आपने शायद इतिहास में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो अगर आपने 11वीं कक्षा में ऑप्शनल अगर हिस्ट्री ली हो तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ वहाँ किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली विशेष खनिज, या हम कह दें कि कोई भौगोलिक घटक, उसको प्राप्त करने के लिए भी ये युद्ध किए जाते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत पर, ठीक है, भारत पर जो आक्रमण हुए, ये सारे आक्रमण ज़्यादातर कहाँ से हुए, ठीक है, ये मान लो भारत है, तो भारत पर ज़्यादातर आक्रमण जो हुए वो यहाँ से हुए। ठीक, यहाँ से हुए। अब इसका कारण क्या था यहाँ से आक्रमण होने का, इसका कारण था कि यहाँ पर तो हिमालय पर्वतों के रूप में प्राकृतिक अवरोधक बने हुए हैं। ठीक है, ये युद्धों के लिए रास्ता प्रदान करते थे, लेकिन वो इतने विस्तृत रूप में ना होकर दर्रों के रूप में थे। ठीक है। वर्तमान में भी आपने पढ़ा होगा कि शिपकला दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। ठीक है। तो ये दर्रे जो होते हैं, अब दर्रा किसे कहते हैं, जो ऊंचे ऊंची पर्वत घाटियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बीच में सकरे रास्ते जो पर्वत को आवागमन का रास्ता प्रदान करते हैं, वो दर्रे कहलाते हैं।
अब ये दो घाटियाँ हैं, 1 2, इन दोनों घाटियों के बीच में, ठीक है, घाटी कौन सी हो गई, ये, ठीक है। इस घाटी में से होकर जो सकरा रास्ता या तंग रास्ता प्रदान होता है या तंग रास्ता निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ पर प्राकृतिक अवरोधक के रूप में हिमालय पर्वत खड़े हुए हैं, और ये यहाँ तक विस्तृत ना होकर ये पूरे यहाँ तक है, उत्तर पूर्व तक, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर ये हिमालय पर्वत ख़त्म होते हैं, वहाँ से लेकर और यहाँ पर गुजरात की सीमा तक, ये कौन सा क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, ठीक है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब जल जो संसाधन है उनका विकास, या मैं कहूँ कि नेविगेशन का या नौ संचालन का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर यहाँ से युद्ध नहीं हो सकते थे, यहाँ से भी युद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र था, नौ संचालन का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है वो प्राकृतिक अवरोधक के रूप में खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कुनलुन पर्वत था, ठीक है, लेकिन वो पर्वतों की एक श्रृंखला नहीं थी, वो केवल अकेला पर्वत था, जैसे कि हिमालय पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो यहाँ से होकर पर्याप्त रास्ता युद्ध जो करते थे, आक्रमणकारी थे, उनके लिए मिल जाता था, ठीक है। और भारत में प्रवेश का इससे अधिक सुगम और सुलभ रास्ता कहीं से भी नहीं दिखाई देता था। तो जितने भी तुर्क आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी, ठीक है, यूनानी आक्रमणकारी जितने भी हुए हैं, वो सारे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर आक्रमण करने का, इस एरिया से प्रवेश करना एक कारण और भी है, वो है कि यहाँ से ये जो एरिया है पूरा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पर जल की उपलब्धता नहरों के रूप में या नदियों के रूप में पूरी तरह से है। मतलब यहाँ से सतलज है, व्यास है, रावी है, चनाब है, झेलम है, सिंधु नदी है, ये इतनी सारी नदियाँ गुजरती हैं। तो ये क्षेत्र धन धान्य से संपन्न था, ठीक है, संपन्न था। तो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने सबसे पहले इसी क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब इसके साथ से जब इसको विजित कर लिया, तो एक उड़ीसा में एक जगह पड़ती है कलिंग, ठीक है, कौन सी पड़ती है, कलिंग। कलिंग को हाथियों के लिए जाना जाता था कि कलिंग में बहुत ज़्यादा संख्या में हाथी मिलते थे। तो इस कलिंग पर आक्रमण करने का एक कारण क्या था, हाथी। और हाथी कैसे मिलते हैं यहाँ पर, हाथियों को एक तरह से हम किस में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संपदा में, ठीक है। और प्राकृतिक संपदा का इसका विषय है भौगोलिक संपदा का, ठीक है, प्राकृतिक संपदा को भौगोलिक संपदा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इतिहास में युद्ध हुए, उनके पीछे कारण प्राकृतिक संपदा या भौगोलिक संपदा या धंधान से जो विकसित प्रदेश थे उन पर अपना आधिपत्य जमाना था, साम्राज्य विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार का अर्थ हो गया कि अपने क्षेत्र में विस्तार करना, अपने क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि मौर्य काल में या मौर्यों का शासन दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तक हो गया था, ठीक है। तो वो साम्राज्य विस्तार करते थे, ठीक है। अब आपने सभ्यताओं के रूप में पढ़ लिया, इतिहास को युद्धों के रूप में पढ़ लिया। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि आप तो इस चीज़ से ज्ञातव्य हों कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल शासन किया है, लगभग 200 साल शासन किया है, ठीक है ना। अब 200 साल शासन कैसे हो गया, ये हो गया आपका 1757 से लेकर 1947 तक, मतलब 190 साल। सत्रह सौ सत्तावन में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। तब से अंग्रेज़ों का भारत पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तब से लेकर 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी, तब तक लगभग 190 साल भारत ब्रिटिश राज्य का एक उपनिवेश रहा। अब उपनिवेश कैसे कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं जैसे कि किसी बड़े साम्राज्य के द्वारा
किसी बड़े साम्राज्य के द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में विस्तार कर कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना। ठीक है, मतलब किसी बड़े साम्राज्य द्वारा किसी अन्य अपना क्षेत्र विस्तार कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो औपनिवेशीकरण। ठीक है, और उस स्थान को क्या कहते हैं? उपनिवेश। अब ऐसे ही देखिए, जो ब्रिटिश राज्य था उसकी नौ संचालन तकनीक थी या नेविगेशन पद्धति थी, वो बहुत मजबूत थी। सबसे पहले ब्रिटेन ने नौ संचालन तकनीक का विकास किया, क्योंकि ब्रिटेन के चारों ओर, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो एक महासागर में स्थित द्वीप है, अटलांटिक महासागर में स्थित क्या है? द्वीप। ठीक है, तो ब्रिटेन के चारों तरफ जल ही जल है, तो उसे अन्य राज्यों से या अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के लिए या आवागमन स्थापित करने के लिए सड़क तो थी नहीं, तो उसने नौसंचालन तकनीक का विकास किया। जब नौसंचालन तकनीक का इसने सबसे पहले विकास किया तो इसकी सबसे मजबूत पद्धति बन गई क्या? नौसंचालन तकनीक। ठीक, तो इसने फिर अन्य देशों पर या अन्य राज्यों पर औपनिवेशीकरण करना शुरू किया। तो इसने सब भारत को चुना। ठीक है, भारत को चुना इसने, भारत से यहाँ पर था ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ पर था यूरोप। ठीक है, और यहाँ पर था आपका अफ्रीका। और यहाँ पर था आपका भारत। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई सड़क सुविधा तो उपलब्ध थी नहीं या सड़क परिवहन तो उपलब्ध था नहीं, तो इसने समुद्र के रास्ते अपना भारत तक रास्ता निर्मित किया। ठीक है, मतलब ये ब्रिटेन से भारत तक जहाज़ों के रास्ते आए और इन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब भारत पर स्थापित किया, अपना आधिपत्य क्यों किया? ये है भूगोल का कारण। ठीक है, या फिर हम कहते हैं भूगोल का विषय। अब ब्रिटेन चूंकि समुद्र के, इसके चारों ओर समुद्र था, तो वहाँ इसकी जलवायु सम थी। ठीक है, यहाँ पर सूती का वस्त्र उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता था, लेकिन इसके पास क्या नहीं था? कच्चा माल। अब वो कच्चा माल कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता था? भारत में। ठीक है, अब इसने देखा कि भारत इतनी बहुत बड़ी शक्ति तो है नहीं। ठीक है, और भारत बहुत सारे इसमें राजा हो गए। ठीक है, कई रियासतें थी, कई सैकड़ों रियासतें थी, सभी रियासतों ने अपने अपने आप को अलग अलग राज्य घोषित कर लिया। तो पूरा जो भारत था वो विघटन के कगार पर था, इसके कई टुकड़े हो गए थे। ठीक है, हालांकि ये क्षेत्र एक ही था, लेकिन इसके अंदर अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने अलग अलग राज्य बना लिए थे। ब्रिटेन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इसने भारत पर क्या कर लिया? आधिपत्य। और यहाँ से फिर ये कच्चे माल के रूप में, ये कच्चे माल को ब्रिटेन लाता और यहाँ से उसका संशोधन कर या उसका परिष्करण कर फिर निर्मित माल को भारत में बेचता। तो इस प्रकार से इसने, ब्रिटेन ने भारत पर आधिपत्य किया, भारत को अपना उपनिवेश बनाया, 190 साल तक शासन किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण क्या था? अब आपको भी दिख रहा है इसका क्लियर कारण कि क्या था। इस कारण था कि कच्चे माल की प्राप्ति करना या भारत को एक तरह से लूटना। ठीक है, भारत के लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं, और जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनमें समझदारी भी नहीं होती है। आपको अपने आसपास ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे, हमारे आसपास भी हैं। ठीक है ना। तो मैं अपने सब्जेक्ट पर वापस आता हूँ। हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही घुस गया मैं।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भूगोल एक संश्लेषित विषय है, कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो निष्कर्ष के रूप में आपसे मैं कहूँ कि संश्लेषित विषय क्यों है, तो उसका अर्थ यही है कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, ठीक है। उसकी अध्ययन सामग्री है वो अलग है अन्य विषयों से, लेकिन इस अध्ययन करते हैं जिस सामग्री का, उस सामग्री पर अन्य विषयों का प्रभाव भी पड़ता है, या अन्य विषयों की सामग्री का प्रभाव पड़ता है, या कहूँ कि अन्य विषयों की सामग्री पर भूगोल का प्रभाव पड़ता है। अब मैंने आपको इन उदाहरणों से समझा दिया कि कैसे इतिहास, उदाहरण के रूप में मैंने आपको इतिहास लिया, कैसे इतिहास भूगोल को प्रभावित करता है और कैसे भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब मैं आपको और कुछ जैसे कि उदाहरण ले लूँ। चलो पहले मैं आपको भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध, ठीक है। तो इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान के विषय कौन कौन से हैं, देखिए, जैसे कि मैं कहूँ मौसम विज्ञान, ठीक है, महासागरीय विज्ञान, ठीक है, और ले लीजिए वनस्पति विज्ञान, ठीक है, भू विज्ञान, ठीक है। तो ये तो हो गए प्राकृतिक विज्ञान के विषय। अब इनसे भूगोल के विषय किस प्रकार उत्पन्न हुए या फिर किस प्रकार इनसे संबंधित हैं, अब आप देखिए। मौसम विज्ञान से भूगोल का कौन सा विषय संबंध है, इससे है जलवायु विज्ञान, ठीक है। महासागरीय विज्ञान से महासागरीय भूगोल, ठीक है। वनस्पति विज्ञान से पादप भूगोल, ठीक है। भूविज्ञान से भू आकृति विज्ञान, ठीक है। तो मौसम विज्ञान से जलवायु विज्ञान संबंधित है, महासागरीय विज्ञान से महासागरीय भूगोल संबंधित है, वनस्पति विज्ञान से पादप भूगोल संबंधित है, और भूविज्ञान से भू आकृति विज्ञान संबंधित है। अर्थात ये जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं, इनसे ही निर्माण किसका हुआ है, भूगोल की इन विषयों का। अब ये विषय कहीं ना कहीं इन भूगोल प्राकृतिक विज्ञान की जो विषय हैं इनसे संबंधित हैं। अब कैसे हैं, अब मौसम विज्ञान है, ठीक है। अब मौसम विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं वो जलवायु विज्ञान का करते हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, चलो ये तो खैर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ओशियनोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, आप केवल इतना ही देख लो, ठीक है। और जैसे कि आप एक और ले सकते हैं
मृदा विज्ञान है, ठीक है, इसको कह मृदा भूगोल। ठीक है, अब मैंने आपको महासागरीय विज्ञान का से कैसे महासागरीय भूगोल का संबंध है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और तापमान, लवणता, जो कुछ भी था। ऐसे ही मौसम विज्ञान, जलवायु, इसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके वायुमंडल में जितने भी गैस हैं, वायुमंडल का संगठन है, ओस है, पाला है, कुहरा है, ठीक है, और चक्रवात हैं, पृथ्वी चक्रवात हैं, वायु राशियाँ हैं, जलवायु प्रदेश हैं, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? जलवायु विज्ञान में। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या है? पादप भूगोल है। अब पादप भूगोल में आपके एक तरह से जो वनस्पति भूगोल है, पादप भूगोल में जितनी वनस्पति का वितरण है, ठीक है, जितने भी वनस्पति क्षेत्र हैं, वन संसाधन है, ठीक है, उन सब का अध्ययन पादप भूगोल में किया जाता है। ये क्या आपका भूविज्ञान के अंतर्गत आता है? भूआकृति विज्ञान। ठीक है, भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत आपके जितने भी धरातल पर आपको आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जितने भी स्थल रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, महासागर हैं, मरुस्थल हैं, ठीक है, वो सारी आकृतियाँ किसके अंतर्गत आ जाएगी? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। और अगला है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान से मृदा भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा भूगोल में जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी का विकास समय के अनुक्रम में कैसे होता है, उसके पार्श्विक स्तरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसके उपजाऊपन होने या ना होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार मिट्टी को भौगोलिक कारक या वैज्ञानिक कारक उसको प्रभावित करते हैं, ये अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मृदा भूगोल में किए जाते हैं। अब ये तो हो गया आपके कि भूगोल प्राकृतिक विज्ञान से किस तरह से जुड़ा हुआ है किस तरह से संश्लेषित है। अब बात करें हम सामाजिक विज्ञान की। अब सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं? सामाजिक विज्ञान में आते हैं आपके इतिहास, ठीक है, उसके बाद आता है आपका राजनीति विज्ञान, ठीक है, उसके बाद आता है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके बाद आता है आपका जनांकिकी, ठीक है। ये कुछ ऐसे विषय हैं आपके जो सामाजिक विज्ञान से पूरी तरह से संबद्ध होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं। अब इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, इन सब का संबंध किस प्रकार भूगोल के विषयों से है, ये देखते हैं। अब इतिहास से कैसे है? ऐतिहासिक भूगोल के रूप में। राजनीति विज्ञान से कैसे है? राजनीतिक भूगोल के रूप में। अर्थशास्त्र से कैसे है? औद्योगिक भूगोल के रूप में। जनांकिकी से कैसे है? जनसंख्या भूगोल के रूप में, ठीक है ना। तो ये जितने भी विषय हैं वो किस किस रूप में भूगोल से संबंधित हैं, ये आप सब देख सकते हैं। इतिहास का मैंने उदाहरण आपको देकर समझा ही दिया कि इतिहास किस प्रकार ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित है। अब राजनीति विज्ञान में मैं आपको बताता हूँ कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का, देशीय सरकारों का, ठीक है, राज्य सरकारों का, उनका अध्ययन राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। लेकिन राजनीतिक भूगोल में इन्हीं को प्रतिस्थापित करते हुए राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक घटनाएं हैं, ठीक है, परिघटनाएं हैं, और बॉर्डर, फ्रंटियर मतलब सीमा एवं सीमांत, फ्रंटियर एंड बॉर्डर, और आपके बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत भी हुए हैं,
जो राजनीति को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, वो सारे भी राजनीतिक भूगोल के अंदर पढ़े जाते हैं। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आपके राजधानी मतलब कोई क्षेत्र है वो राजधानी के रूप में कैसे चिन्हित किया जाता है, उसके क्या क्या मापदंड होते हैं, तो उनको योगदान कहीं ना कहीं किस में दिया जाता है, भूगोल में। ठीक है, आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली है, इसका अध्ययन भी आपके राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब मैंने जितने भी ये आपके सामने शब्द बोले हैं वो कहीं राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनका स्मरण हो रहा होगा। ठीक है, अब अर्थशास्त्र से औद्योगिक भूगोल कैसे है, देखिए कोई भी उद्योग की स्थापना करनी है, कहीं किस स्थान पर खनिज मिलता है, कहीं किसी स्थान पर हमें किसी फैक्ट्री की स्थापना करनी है, ठीक है, हमें परिवहन के साधनों का विकास करना है, ठीक है, तो उन सब में कहीं ना कहीं औद्योगिक भूगोल शामिल होती है। कैसे होती है, कैसे हमें किसी कारखाने की स्थापना करनी है ना, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मैं सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करनी है, ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र का विषय है। अब सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करने के लिए हमें उसके पहले उत्तरदायी कारकों को देखना होता है। उत्तरदायी कारक जैसे कि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में हमें क्या क्या चाहिए, कपास चाहिए, ठीक है, कपास से सूती वस्त्र बनता है। हमें जल चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और एक हमें विद्युत चाहिए, चाहे वो जल विद्युत हो, चाहे वो कोयला विद्युत हो, कोई सी भी हो, ठीक है। उसके बाद हमें कुशल मात्रा में श्रमिक चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमिक चाहिए, ठीक है ना। तो और हमें ऐसे जलवायु क्षेत्र चाहिए जहाँ की जलवायु क्या हो, सम हो, और सम जलवायु हमें किस क्षेत्र की मिलेगी, किसी जिसका किनारा या फिर जिसका एरिया किसी समुद्र के एरिया से घिरा हुआ हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये भारत है, ठीक है, तो ये जो सामुद्रिक एरिया है इसके किनारे जलवायु सम पाई जाती है, और इसी जलवायु सम होने के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी पर्याप्त मात्रा में विकसित हुए हैं। जैसे कि अपने गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर जलवायु भी सम है, यहाँ पर श्रमिक भी हमें कुशल मिल जाते हैं। यहाँ पर जब किसी उद्योग की स्थापना करनी है तो उसके लिए पूंजीपति भी चाहिए, पूंजीपति भी यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल में बहुत समृद्ध शहर रहे हैं, बहुत समृद्ध राज्य रहे हैं, ठीक है। तो इन स्थानों पर किस प्रकार भौगोलिक कारक किसी उद्योग की स्थापना करने में उत्तरदायी होते हैं, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जनांकिकी जनसंख्या भूगोल। अब जनांकिकी में क्या शामिल होता है, जनांकिकी में मतलब जो हम पृथ्वी पर हम एक परिवार की तरह रहते हैं, ठीक है, लेकिन परिवार में आप जानते हैं कि एक पिता से मान लीजिए दो पुत्रों की उत्पत्ति पैदा हुई, दो पुत्र पैदा हुए एक पिता से। अब उन दो पुत्रों से भी तो फिर आगे संतान पैदा होंगी, तो इस प्रकार परिवार बढ़ता जाएगा। हालांकि है एक परिवार, लेकिन वो अनेक परिवारों में टूटता चला गया। ऐसे ही जनसंख्या की बात करें हम, तो पृथ्वी को हम एक परिवार मान के चलते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी पर परिवार के रूप में जनसंख्या के बहुत सारे कबीले या फिर जनसंख्या संगठन अलग अलग रूप में है। अब आप देख लो भारत की जनसंख्या कितनी है। आपने 2011 की जनगणना के अनुसार देखा था तो लगभग 121.07 करोड़ थी। अब तो बताया जा रहा है कि नए आंकड़ों से कि भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है ना। चीन है वो जनसंख्या में पहले स्थान पर है, और एक स्थान आप देखेंगे कि जो द्वीपीय एरिया हैं, मतलब जो द्वीपीय देश हैं, जो मतलब महासागरीय भाग के बीच में स्थित हैं, उन पर जनसंख्या कम केंद्रित रहती है। और जो मैदानी एरिया होते हैं जैसे कि भारत है, ठीक है, और आपका चीन है, चाइना है, रसिया है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश है, इनमें जनसंख्या काफ़ी विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो इसका कारण क्या हुआ कि वहाँ पर मैदान स्थित हैं, ठीक है, मैदानों में कृषि होती है पर्याप्त मात्रा में, वहाँ अच्छे प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, वहाँ उनको
कार्य करने के लिए साधन मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वहाँ यहाँ पर जो मैंने इन देशों को नाम बताए हैं, इन देशों में जनसंख्या का संगठन ज़्यादा है और जो जहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ठीक है, और जैसे कि अपने अमेजोन के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, ठीक है, अफ्रीका में भी सदाबहार वन है। तो वहाँ पर वनस्पति की अधिकांशता के कारण वहाँ पर जनसंख्या का संगठन कम पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मरुस्थल हुए, ज़्यादा मतलब कहें कि तापमान हुआ, उन क्षेत्रों पर भी जनसंख्या का संगठन कम होना या ज़्यादा होना लागू होता है। जहाँ पर मैं निष्कर्ष के रूप में कहूँ कि जहाँ पर हमारे लिए जीवन जीने के लिए आदर्श दशाएँ होती हैं, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव ज़्यादा पाया जाता है, और जहाँ हमारे जीवन जीने के लिए अपर्याप्त दशाएँ होती हैं या विषम जलवायु होती है या अनुकूल जलवायु नहीं होती है, वहाँ पर जनसंख्या का संगठन क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया। हाँ, मैं बता रहा जहाँ की कैसे। तो इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल में, इसमें आपके सेक्स रेशियो है, ठीक है, विभिन्न देशों में जनसंख्या का वितरण है, ठीक है, शीर्ष देशों में कितनी अधिकांश जनसंख्या है और कम जनसंख्या वाले देशों में कौन कौन से शामिल हैं, और इसमें ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का अनुपात, स्त्री साक्षरता, पुरुष साक्षरता, इसमें आपके लिटरेसी भी शामिल होती है। ठीक है, क्योंकि लिटरेसी को भी कहीं ना कहीं भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज के लिए आपका इतना काफ़ी है। ठीक है ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आई होगी। हालांकि आपने कहीं और भी पढ़ा होगा तो आपको ऊपर से बता देते हैं, या फिर किताब में भी आपके केवल ऐसे सब्जेक्टों का संबंध होता है, इस विषय का इस विषय से, लेकिन इस तरह से आपको नहीं बता पाते कि इस विषय का इस विषय से संबंध कैसे है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना कहकर आपकी क्लास समाप्त करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।